भारत भूमि पर ऐसे तमाम वीर योद्धा रहे जिनके इतिहास को या तो छुपा दिया गया या तो दबा दिया गया। आज हम ऐसे ही वीर एक योद्धा की आपको कहानी सुनाने वाले हैं जिसको लेकर आजकल देश में घमासान मचा हुआ है। आज हम आपको राणा सांगा की कहानी सुनाने वाले हैं। राणा सांगा का असली नाम संग्राम सिंह था। भारतीय इतिहास में राणा सांगा का नाम एक ऐसे महान योद्धा के रूप में दर्ज है जिन्होंने अपनी अदम्य वीरता, कुशल राजनीतिक और राजपूत गौरव के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। वे मेवाड़ के शक्तिशाली राजा थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों और उत्तर भारतीय सुल्तानों के खिलाफ भीषण युद्ध लड़े और उन्हें परास्त करके खदेड़ने का भी काम किया। आज हम ऐसे ही वीर योद्धा की आपको कहानी सुनाने वाले हैं और वो भी कहानी सुनाने वाले हैं कि आखिर उन्होंने कब कब कितने कितने सैनिकों के साथ कहां कहां पर युद्ध किया। तो चलिए आपको बता देते हैं राणा सांगा के शुरुआती जीवन का संघर्ष कैसा रहा। तो सबसे पहले जान लीजिए कि राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में हुआ था। वह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजकुमार बने। राणा सांगा राणा रायमल के पुत्र थे। अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्षों में उन्होंने असाधारण धैर्य और युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। अंततः 1508 में वे मेवाड़ के शासक बने और मेवाड़ के राजवंश को उन्होंने मुगलों अरबों के खिलाफ युद्ध करके आगे बढ़ाया। तो चलिए अब आपको राणा सांगा के उस युद्ध कौशल से भी रूबरू करा देते हैं जो आज तक इतिहास में छुपाया गया है। राणा सांगा ने कहा जाता है कि अपने जीवन में कुल छोटे बड़े मिलाकर 100 से अधिक युद्ध लड़े थे, जिसमें मुख्य रूप से उनके बड़े युद्धों की संख्या 18 थी। इसमें उन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा के सुल्तानों के खिलाफ वीरता का एक नजारा दिखाया। उसमें सबसे प्रसिद्ध युद्धों में जो शामिल है उसकी एक एक कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं। राणा सांगा द्वारा लड़े सभी युद्धों का संपूर्ण इतिहास आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारा ये पूरा वीडियो देखिए। और अभी तक आपने हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल के रेड बटन पर क्लिक करके हमारे इंडियन पॉलिटिक्स चैनल को सब्सक्राइब करें और भारत के समृद्ध इतिहास को आप और अपनी पीढ़ी को जरूर दिखाएं। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। राजपूत वीर राणा सांगा यानी कि संग्राम सिंह का जीवन युद्धों और संघर्षों से भरा रहा है। उन्होंने कुल 18 युद्ध लड़े, जिसमें से अधिकतर उन्होंने जीते और सनातन वैदिक धर्म की परंपरा के साथ साथ अरबों और मुगलों को खदेड़ने का काम किया। प्रारंभिक युद्ध और सत्ता की जानकारियां आपको दे देते हैं। राणा सांगा ने 1508 से लेकर 1510 तक भीलों के खिलाफ युद्ध लड़ा। राणा सांगा ने भीलों और सिसोदिया राजवंशों के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की राजपूत सरदारों की 1 लाख की विशाल सेना के सामने भील सेना मात्र 5000 थी, मगर यहां पर भील सेना ने भीषण युद्ध किया। इस युद्ध में तलवार, भाला, धनुष, बाण, कटार के साथ साथ इस युद्ध को लड़ा गया, मगर अंततः इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई और भील लड़ाके भी राणा सांगा के सामने आत्मसमर्पण किया और वह भी उनकी सेना में शामिल हो गए, जिसके बाद राणा सांगा मेवाड़ की गद्दी पर पूरी तरीके से विराजमान हो गए। गुजरात के खिलाफ राणा सांगा का किया गया 1511 से लेकर 1519 के बीच युद्ध। तो चलिए आपको बता देते हैं कि राणा सांगा ने 1511 से लेकर 1519 के बीच गुजरात सल्तनत पर हमला किया। गुजरात का सुल्तान महमूद बेगड़ा मेवाड़ से काफी डरता था, मगर वह लगातार कई बार युद्धों का प्रयास करके मेवाड़ को छत विछत करने का प्रयास करता रहता था, जिसको देखते हुए राणा सांगा ने गुजरात के सुल्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो चलिए आपको राणा सांगा का दूसरा युद्ध बता देते हैं जिसे इधर का युद्ध कहा गया। यह युद्ध गुजरात के सुल्तान इधर के राजा रायमल के खिलाफ लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा की 12000 राजपूतों की सेना थी तो गुजरात के सुल्तान के 18000 सैनिक थे। इस युद्ध को तलवार, ढाल, धनुष, बाण, भाले के साथ लड़ा गया। इस भीषण युद्ध में राणा सांगा को जीत हासिल हुई, जिसके बाद राणा सांगा ने राजा रायमल को ही पुनः गद्दी पर स्थापित किया और इस पूरे क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया। राणा सांगा की इस युद्ध में एक आंख चली गई थी। राणा सांगा ने तीसरा युद्ध खंभात की लड़ाई लड़ी 1515 में।
गुजरात के शासक मालवा और मेवाड़ के व्यापारी मार्गों पर हमला किया करते थे, जिसके बाद राणा सांगा ने 15,000 सैनिकों के साथ गुजरात के सुल्तान की 20,000 के सैनिकों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। यह भी युद्ध गदा, खड्ग, चक्र, तलवार, धनुष, बर्छा जैसे हथियारों से लड़ा गया और राणा सांगा की जीत इस युद्ध में भी सामने आई। यह युद्ध व्यापार मार्ग सुरक्षित करने के लिए किया गया था और गुजरात के मेवाड़ के व्यापार मार्ग को सुरक्षित करके राणा सांगा ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और व्यापारियों के लिए इस युद्ध को लड़कर व्यापारियों को व्यापार करने का एक मार्ग खोला। राणा सांगा की बात हो और मालवा का युद्ध की बात ना हो तो यह अधूरा साबित होता है। मालवा की विजय जो कि 1518 से लेकर 1519 के बीच में की गई, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय ने राणा सांगा की शक्ति को चुनौती दी थी और दोनों ही सेनाएं एक दूसरे के सामने आकर खड़ी हो गई। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना की तरफ से 30,000 राजपूत सैनिक लड़ रहे थे, तो महमूद खिलजी की सेना में 40,000 की विशाल सेना सामने खड़ी थी और मुख्य रूप से इस युद्ध में हाथी, तोप, तलवार और धनुष बाण के साथ ये युद्ध लड़ा जा रहा था। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि राणा सांगा ने महमूद खिलजी को हरा दिया और उसे बंदी बना लिया। सांगा ने महमूद खिलजी को बुरी तरह हराया और गागरोन किला जीत लिया। महमूद खिलजी के बार बार क्षमा मांगने पर राणा सांगा ने उसे रिहा कर दिया, जिसके बाद राणा सांगा पूरी तरीके से अरब और मुगल आक्रांताओं को भारत से खदेड़ना चाहते थे, जिसको लेकर उन्होंने दिल्ली सल्तनत के खिलाफ भी युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध 1520 से लेकर 1526 तक लड़े गए। तो चलिए अब आपको इसको भी विस्तार से बता देते हैं। दिल्ली का लोधी वंश कमजोर हो चुका था और राणा सांगा ने इसका फायदा उठाकर युद्ध छेड़ दिया। यह युद्ध राजस्थान के बयाना में लड़ा गया। राणा सांगा की 22,000 की राजपूत सेना थी, तो वहीं इब्राहिम लोधी की 30,000 की विशाल सेना। साथ ही अफगान सैनिकों के बीच यह भीषण संघर्ष हुआ, जिसके बाद राजपूत और अफगान सैनिकों के बीच यह भीषण संग्राम हुआ। इस युद्ध में मुख्य हथियारों के रूप में तलवार, ढाल, तोप, घुड़सवार सेना के साथ साथ युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में तलवार, ढाल, तोप और घुड़सवार सेना का भरपूर इस्तेमाल हुआ और इस भीषण संग्राम में राणा सांगा को जीत हासिल हुई और इब्राहिम लोधी को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इब्राहिम लोधी ने इस पूरे युद्ध के बाद राणा सांगा से समझौता कर लिया, जिसके बाद उसे राणा सांगा ने भी छोड़ दिया। राणा सांगा का 7वां युद्ध, जिसे धौलपुर युद्ध के नाम से जाना गया और जो 1521 में लड़ा गया। वहीं धौलपुर में एक बार फिर से 1521 का वर्ष था जब राणा सांगा और इब्राहिम लोधी की सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में राणा सांगा की सेना लगभग 25,000 के आसपास थी, तो वहीं लोधी सेना 30 से 35,000 के आसपास। इस युद्ध में भी मुख्य रूप से बर्छा, कटार, तलवार के साथ साथ घुड़सवार सैनिकों ने हिस्सा लिया और भीषण युद्ध किया। परिणाम यह हुआ कि राणा सांगा की इस युद्ध में भी जीत हुई और मेवाड़ के राज्य में धौलपुर भी झोली में जीत के रूप में आ गया, जिसके बाद मेवाड़ का जो विस्तार हुआ वो चंबल नदी के आसपास बताया जाता है। तो चलिए आपको राणा सांगा के 8वें मुख्य युद्ध के बारे में बता देते हैं, जो ग्वालियर में 1522 में लड़ा गया। राणा सांगा ने ग्वालियर का युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ लड़ा था। युद्ध का परिणाम की बात करें तो 1519 में राणा सांगा ने अपने साम्राज्य के विस्तार और दिल्ली सल्तनत की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से ग्वालियर पर आक्रमण किया। इस युद्ध में राणा सांगा के तरफ से 28,000 सैनिकों ने भाग लिया, तो लोधी सेना की तरफ से 40,000 सैनिक इस युद्ध में शामिल हुए। इस युद्ध में भाले, तलवार, घुड़सवार सेना के बीच भीषण संघर्ष हुआ, मगर राणा सांगा की सेना ने इब्राहिम लोधी की सेना को पराजित कर दिया और इसके बाद ग्वालियर को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। जिसके बाद ग्वालियर के शासक वीर सिंह देव, जो कि तोमर वंश के थे, उन्होंने राणा सांगा के सामने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली।
इस विजय के साथ ही मेवाड़ की शक्ति और बढ़ गई और उत्तर भारत में राणा सांगा का प्रभाव स्थापित हो गया। वहीं राणा सांगा के नौवें युद्ध की बात करें तो इटावा का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1523 में लड़ा गया। इब्राहिम लोदी ने राणा सांगा की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए अपने प्रभाव वाले इलाकों, खासकर ग्वालियर और उसके आसपास क्षेत्रों पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश की। इस संघर्ष के चलते इटावा में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। इस युद्ध में सेनाओं की संख्या की बात करें, इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से 30 से 40 हजार राजपूत युद्ध लड़ रहे थे, तो इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 50,000 सैनिक, जिसमें अफगान, तुर्क और घुड़सवार शामिल थे। इस युद्ध के परिणाम की बात करें तो यह युद्ध भी राणा सांगा की सेना ने बेहतरीन युद्ध कौशल दिखाते हुए इब्राहिम लोदी की सेना पर जीत हासिल की और इब्राहिम लोदी की सेना को इटावा से भागना पड़ा। इस जीत के बाद राणा सांगा का प्रभाव उत्तर भारत के कई इलाकों में अब फैल चुका था, जिसने उन्हें मुगल आक्रांताओं के आने से पहले का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। राणा सांगा की ये सफलताएं ही बाद में बाबर के खानका युद्ध, जो कि 1527 की पृष्ठभूमि बनाता हुआ नजर आया, क्योंकि बाबर को एक संगठित राजपूत शक्ति का अब सामना करना था। अब यहीं से शुरुआत होती है राणा सांगा और बाबर के युद्ध की। तो जान लीजिए, मुगलों के खिलाफ 1526 से लेकर 1528 तक राणा सांगा ने युद्ध लड़ा। बाबर के खिलाफ खानका की लड़ाई 1527 में राणा सांगा का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध का मुख्य कारण राणा सांगा और बाबर के बीच बढ़ता संघर्ष था। राणा सांगा उत्तर भारत में विदेशी आक्रांताओं को भगाना चाहते थे, जबकि बाबर भारत में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता था। यहीं से इन दोनों के बीच भीषण संघर्ष शुरू हुआ। युद्ध का मुख्य कारण क्या रहा, तो जान लीजिए बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा कर लिया था। राणा सांगा ने इसे विदेशी आक्रमण मानते हुए भारत के खिलाफ अन्य राजपूत शासकों को, अफगान सरदारों को संगठित किया और बाबर के खिलाफ तैयार कर लिया और किसी भी कीमत पर बाबर को भारत से खदेड़ने की पूरी तरीके से रणनीति तैयार कर ली। बयाना आगरा के पास स्थित एक महत्वपूर्ण किला हुआ करता था, जिसे बाबर ने तुर्क सेनापति मीर बंदा के नियंत्रण में रखा हुआ था। इसे अपने नियंत्रण में लेना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण भी था, जिसको लेकर राणा सांगा ने युद्ध का ऐलान कर दिया और इस युद्ध में राणा सांगा के पास लगभग 80,000 राजपूत अफगानी सैनिक के साथ साथ अन्य भी योद्धा मौजूद रहे। साथ ही राजपूत राजा, मालवा, मेवाड़, ग्वालियर आदि के अफगान सरदार भी इस युद्ध में राणा सांगा की तरफ से लड़ते हुए नजर आए। वहीं मुगल आक्रांता बाबर के पास भी बहुत बड़ी सेना थी। कुल सैनिक लगभग बाबर के पास 50 से 60,000 थे, जिसमें मुगल, तुर्क, उज्बेक और अफगान योद्धा के रूप में उसकी सेना में आक्रांता शामिल थे। मगर बाबर के पास सैनिकों की तो संख्या कम थी, मगर उसके पास तोपों का एक बड़ा जखीरा था, जो कि युद्ध में परिणाम बदलने का सबसे बड़ा एक अस्त्र बन सकता था। राणा सांगा ने हर चीज को दरकिनार कर बाबर की शक्तिशाली सेना के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और कूच किया और बयाना किले को चारों तरफ से घेर कर किले की रक्षा कर रहे बाबर के सेनापति मीर बंदा को उसकी सेना के साथ रौंद दिया और बयाना के किले को कब्जा कर लिया, जिससे बाबर पूरी तरीके से बौखला गया और जिसके बाद बाबर ने जवाबी कार्रवाई करने का भी निर्णय ले लिया। बाबर ने अपने अनुभवी सेनापति अब्दुल अजीज और मोहम्मद अली को सेना एक बड़ी तैयार करने का आदेश दे दिया, लेकिन राणा सांगा की सेना ने उन्हें बुरी तरीके से पराजित किया और अपना बयाना किले पर आधिपत्य जारी रखा। बयाना किले से बाबर का नियंत्रण पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका था। हार से बाबर इतना बौखला गया था कि वह किसी भी कीमत पर बयाना को फिर से कब्जा करना चाहता था, जिसके बाद बाबर ने अपनी विशाल सेना तैयार की और सभी को जिहाद करने के लिए प्रेरित किया। जिहाद के नाम से बाबर ने सभी विदेशी आक्रांताओं को एकत्रित कर लिया और राणा सांगा के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़ने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद बाबर की सेना एक बार फिर से खानका युद्ध के मैदान में आमने सामने आ खड़ी हुई। बयाना के युद्ध बाबर के खिलाफ राणा सांगा की पहली जीत थी।
बयाना का जो युद्ध था वो पहला युद्ध राणा सांगा जीत चुके थे, जो कि बाबर के खिलाफ उनकी पहली बड़ी जीत थी, जिससे उन्हें उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में भी स्थापित किया। इस युद्ध में उन्हें अपना एक हाथ भी गंवाना पड़ा था, जिसके बाद भी राणा सांगा ने युद्ध के मैदान में उतरने के लिए कभी हार नहीं मानी। बयाना के युद्ध में हार के बाद बाबर बौखलाया हुआ था और उसने एक बड़ी सेना तैयार करके फिर से युद्ध के लिए राणा सांगा को ललकारा। इस युद्ध में राणा सांगा के पास 80 से 1 लाख सैनिक थे, जिसमें कि 500 से 700 युद्ध हाथी के साथ साथ अफगान और राजपूत योद्धाओं ने भी राणा सांगा का साथ दिया। तो वहीं मुगल आक्रांता बाबर महज 30 से 40 हजार सैनिकों के साथ इस युद्ध के मैदान में उतरा। मुगल घुड़सवार, तुर्क, उज्बेक और पठान योद्धा इस युद्ध में बाबर के साथ एक होकर लड़ रहे थे। मशहूर तुर्की तोप खाना भी उस समय बाबर के पक्ष में था। यह युद्ध आगरा से ठीक 60 किलोमीटर दूर खानका मैदान में लड़ा गया था। युद्ध की शुरुआत 17 मार्च 1527 को सुबह हुई। राजपूत राणा सांगा ने अपने भारी भरकम राजपूत घुड़सवारों और हाथियों के बल पर मुगल आक्रांताओं की सेना को रौंदना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि मुगल आक्रांताओं की फौज अब कुछ ही देर में पूरी तरीके से निस्ते नाबूद हो जाएगी। राजपूतों ने बाबर की सेना पर आक्रमण इस तरह किया कि बाबर की सेना कुछ ही पल में धूल चाटती हुई नजर आई, मगर दोपहर होते होते युद्ध का अब परिणाम बदलता हुआ नजर आ रहा था। बाबर ने मुगलों ने अपनी सेना को 2 भागों में बांट दिया। एक हिस्सा राजपूतों को खुली लड़ाई के लिए ललकारने लगा, तो दूसरा भाग तोपों और बारूद को पूरी तरीके से बरसाने लगा। बाबर ने अपनी सेना के सामने खाई खुदवाई हुई थी, जिससे राजपूतों के हाथी उसमें फंस गए और हाथियों का एक बड़ा बेड़ा खाइयों में गिरने लगा। शाम होते होते जो युद्ध राजपूतों के पक्ष में जा रहा था वो मुगलों के पक्ष में अब जाता हुआ नजर आने लगा। जब युद्ध लगभग संतुलित था, तब बाबर ने एक आखिरी घातक हमला किया। उसकी तोपों ने राजपूत सेना के चारों ओर बाबर की तोपों ने राजपूतों की सेना को चारों तरफ से घेर लिया और जमकर बमबारी की। हसन खां मेवाती युद्ध में मारे गए, महमूद लोदी बंदी बना लिए गए और राणा सांगा भी इस युद्ध में बुरी तरीके से घायल हो गए। इस दौरान राणा सांगा जब बुरी तरीके से युद्ध के मैदान में घायल हो गए तो उनके जो मुख्य सैनिक थे वह उन्हें युद्ध के मैदान से लेकर बाहर गए। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि बाबर को इस युद्ध में जीत मिली और अब तक की बाबर की भारत की पहली सबसे बड़ी ये जीत हो गई। इस युद्ध में हजारों राजपूत सैनिक मारे गए और उनकी सेना पूरी तरीके से बिखर गई। राणा सांगा युद्ध हारने के बाद भी लड़ाई जारी रखना चाहते थे, मगर राणा सांगा का शरीर अब पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। बाबर की तोपों और घुड़सवार सेना के हमलों से राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें तीर और तलवारों के कई घातक उनके जख्म लगे थे। इस युद्ध में उनका एक पैर भी कट चुका था, जिससे वह पूरी तरीके से बेकार हो चुके थे। खानख्वा के युद्ध के बाद वे मेवाड़ लौट गए और फिर से उन्होंने सेना को एकत्र करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके ही कुछ सरदारों ने यह मानकर कि अब बाबर से जीतना असंभव हो गया है, उन्हें जहर देकर ही मार दिया। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई और वह वीर गति को प्राप्त हो गए। राणा सांगा को जहर देने की बात को हम इसलिए पूरी तरीके से ठीक नहीं मानते क्योंकि इस बात में कितनी सच्चाई है यह हमें नहीं मालूम, लेकिन सोशल मीडिया और इतिहास में उपलब्ध जानकारियों के मुताबिक हमने आपको ये जानकारी दी। राणा सांगा भारतीय इतिहास के उन योद्धाओं में से हैं जिन्होंने अपने शरीर पर इतने जख्म सहने के बाद भी लड़ाई लड़ी। उन्होंने इन युद्धों में अपने शरीर के एक एक अंग को बलिदान कर दिया, मगर वह कभी भी मुगलों, अरबों और अफगानियों के सामने घुटने नहीं टेके। एक राजा होने के बाद भी राणा सांगा ने युद्ध में अपनी आंख खोई, उन्होंने अपना एक हाथ खोया, साथ ही उन्होंने अपना एक पैर भी खो दिया, लेकिन फिर भी मैदान में डटे रहे। वे अंतिम सांस तक हिंदू राज्यों को एकजुट करने के लिए कटिबद्ध थे। मुगलों के खिलाफ लड़ने की उनकी कोशिश इतनी सराहनीय थी कि वह आने वाली पीढ़ियों को भी एक ऐसा सबक दे गई
जो उनके लिए एक योद्धा बनने का सपना था। उनकी वीरता की गाथा हमेशा इतिहास के पन्नों पर अमर है। आज हमारे देश में कुछ लोग राणा सांगा के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। हम अपने देशवासियों से ये अपील करते हैं कि हमारे इस वीडियो को जरूर देखें और आगे आने वाली पीढ़ी को जरूर दिखाएं कि हमारे राणा सांगा कितने वीर थे और उन्होंने देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। इस बात को किसी को भी नहीं भूलना चाहिए। राणा सांगा जिस परिवार से आते हैं उन्होंने भारत की 900 सालों तक रक्षा की है। 8वीं सदी में रावल बप्पा ने यह शुरुआत की थी और आगे चलकर राणा कुंभा, महाराणा सांगा, उनके ही वंशज महाराणा प्रताप और अमर सिंह ने संभाला। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सत्य सनातन धर्म की जय हो। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो।